हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा नया टॉपिक है कहानी लेखन, जो कक्षा 6 से कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में दिया गया है। तो जानते हैं कहानी लेखन को विस्तार से। कहानी लेखन का इतिहास, महत्व, परीक्षा टिप्स, भाषा शैली, एमसीक्यू तो होते ही हैं, और अंत में उत्तर कुंजी। तो कहानी क्या है? कहानी किसी वास्तविक या काल्पनिक पात्रों और उनके अनुभवों का एक संक्षिप्त, एक रोचक और गद्य पद्य शैली में लिखा गया मौखिक वर्णन होता है। कहानी जो होती है वो काल्पनिक होती है, वो अनुभवी होती है, मीन्स अनुभव के आधार पर लिखी जाती है, जिसका उद्देश्य होता है कि समाज में लोगों तक, समाज में जो चल रहा है वो भली भांति पहुंचाया जाए। लेखन शैली इसीलिए होती है, जब भी कवि कविताएं लिखते थे, लेखक लिखते थे, कहानियां लिखते थे, तो वो इसीलिए लिखी जाती थी ताकि जो समाज में चल रहा है उसे लोगों तक भली भांति पहुंचाया जा सके। तो कहानी भी उसका एक माध्यम होती है। आइए जानते हैं कहानी का इतिहास। तो कहानी वह दर्पण है जिसमें जीवन का यथार्थ झलकता है। यह वाक्य कहा गया है का कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा कि कहानी वह दर्पण है, कहानी एक सामाजिक दर्पण है जिसमें जीवन का यथार्थ झलकता है। जो संसार में हो रहा है, जो समाज में हो रहा है, वो समाज के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। कहानी का सशक्त माध्यम है। कहानी का इतिहास मीन्स कहानी लिखना, कहानी बोलना और कहानी सुनना, इसमें तीनों चीजें आती है। तो ये कब से शुरू हुआ था, हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो कहानी का इतिहास, इसका कालखंड देखेंगे प्राचीन काल में, बहुत पुरानी बात है। जब हम छोटे हुआ करते थे, हम दादी नानी की मौखिक कहानियां सुना करते थे। बच्चे आज भी सुनते हैं, उनको दादी नानी की कहानियां सुने बिना तो नींद बिल्कुल नहीं आती। परंतु जानने की बात यह है कि उन कहानियों में होता क्या था पहले। तो उसमें नैतिकता, धर्म और जीवन मूल्यों का समावेश होता था। मतलब कि ऐसी कहानियां होती थी जिसमें नैतिकता बताई गई हो, जिसमें धर्म के बारे में बताया गया हो, और जो जीवन के मूल्यों से संबंधित हो। मीन्स जीवन में नैतिकता का क्या महत्व होता है, वो सारी चीजें दादी नानी की कहानियों में होता था। अब दादी नानी की जो कहानियां होती थी कुछ काल्पनिक होती थी, मीन्स वो कुछ सोच कर बताते थे, अपनी कल्पना शक्ति से बताते थे, और कुछ अनुभव के आधार पर बताते थे। तो ये प्राचीन काल की कहानियां होती थी। अब पंचतंत्र की कहानियां हम सब ने सुनी है, देखी भी है, हम टेलीविजन पर भी देखते थे। तो उसमें विष्णु शर्मा द्वारा लिखित ये जो पंचतंत्र है, पशु पक्षियों के माध्यम से नीति कथाएं बताया करते थे। वो संसार की प्राचीनतम कहानी संग्रह में एक मानी जाती है। जो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियां हैं, वो पशु पक्षियों के माध्यम से बताई जाती थी, उसमें नीति कथाएं होती थी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जो संसार की प्राचीनतम कहानी संग्रह में एक मानी जाती है। अब मध्यकाल, मध्यकाल क्या होता था? मध्यकाल धार्मिक एवं लोक कथाओं का विस्तार, जिसमें मध्यकाल में हमने, ये मैं आपको 5 से 15वीं शताब्दी की कहानियों के बारे में बता रही हूं, जो मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, जिसमें लोक कथाएं होती थी, विस्तार से होती थी, जिसमें बेताल पच्चीसी का नाम हम सबने सुन रखा है। सिंहासन बत्तीसी जैसी रचनाएं बड़ी ही लोकप्रिय होती थी। आधुनिक काल, आधुनिक काल आया, यहाँ पर 19वीं सदी की बात हो रही है। इस काल में
हिंदी में आधुनिक कहानी का उदय माना जाता है। इसकी पहली हिंदी मौलिक कहानी जो है, मौलिक कहानी, मौलिकता जिसमें झलकती है, इंदुमती को माना जाता है, जो कि किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा 1902 में लिखी गई थी। तो ये आधुनिक काल की कहानी है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिकता, बदलता सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित हुआ करती थी। जिसमें क्या हुआ करता था, आप मुझे फिर से बताएंगे। वैज्ञानिकता, आधुनिक दृष्टिकोण, बदलता सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक मूल्यों पर ये आधारित होती थी। प्रेमचंद युग की कहानी, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि प्रेमचंद की जो कहानियां होती थी वो अपने आप में एक बड़ा युग था। जो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, जिनको हम धनपत राय के नाम से भी जानते हैं, वो हिंदी और उर्दू दोनों में कहानियां लिखा करते थे। अब सवाल ये उठता है कि उनकी जो कहानियां होती थी वो कहानियां कैसी होती थी। तो उनकी कहानियों में यथार्थवाद झलकता था। आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी झलक उनकी कहानी में हमें मिलती थी, जिसमें सबसे पहले पंच परमेश्वर, ईदगाह, बड़े भाई साहब जैसी कालजयी कहानियां हमने पढ़ी और सुनी। जब मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानियां लिखना शुरू की, उन्होंने समाज में जो देखा सबसे पहले वही यथार्थवाद पर लिखा। यथार्थवाद का मतलब है वास्तविकता। जो समाज में घटित हो रहा था उसी को आधार बनाकर उन्होंने लिखा, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, किसानों का शोषण आदि उनकी कहानियों में शामिल था। और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है गोदान। गोदान हालांकि वो एक उपन्यास है, लेकिन आप उसमें सारी चीजें कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। कालजयी का मतलब होता है ऐसी कहानियां जो समय या काल को जीत चुकी हो। में जब भी हम इन कहानियों को पढ़ते हैं, इन कहानियों को देखते हैं, सुनते हैं, तो वो हमें एकदम वास्तविक लगती है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी कहानी की बात होती है, जब भी उपन्यास की बात होती है, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम तो उसमें पहले आता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का हम जीवन परिचय जानेंगे। इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को लमही, वाराणसी में। असली नाम जैसे कि अभी बताया, धनपत राय श्रीवास्तव। विधाएं इनकी हुआ करती थी कहानियां, उपन्यास और नाटक। इनका एक बहुत ही व्यंग उपन्यास मुझे याद आता है, वो है पूस की रात। व्यंग है वो। ईदगाह, ईदगाह की अगर हम बात करें तो उसकी क्या विशेषताएं थी। ग्रामीण जीवन से संबंधित था, उसमें गरीबी दिखाई गई थी, किसानों के बारे में दिखाया गया था कि किसानों का शोषण किस प्रकार जमींदार लोग करते हैं। बड़े भाई साहब, उसमें स्त्री संवेदना और सामाजिक यथार्थ का सजीव चित्रण किया गया है। इन्हें उपन्यास सम्राट एवं कथा सम्राट दोनों कहा जाता है। पूस की रात, नमक का दारोगा, पंच परमेश्वर इनकी खास कहानियों में आते हैं। तो ये था मुंशी प्रेमचंद जी का छोटा सा जीवन परिचय, उनकी प्रमुख कहानियां और उनकी प्रमुख विशेषताएं। कहानी लेखन का महत्व क्या है वो भी हम जान लेते हैं। कल्पना शक्ति का विकास, जब बच्चे लिखते हैं, सुनते भी हैं, उनसे नई नई कल्पनाएं सोचकर उसकी क्षमता बढ़ती है। भाषा दक्षता, उनके शब्द भंडार में, उनके वाक्य निर्माण में, उनके लेखन कौशल में वृद्धि होती है। जब हम लिखते हैं, जब हम कुछ सोचते हैं, हमारे सोचने की शक्ति बढ़ती है, हमारी भाषा और भी विस्तृत होती है। नैतिक मूल्यों का संस्कार,
कहानी में सदा सत्य, करुणा, परिश्रम आदि मूल्यों का समावेश होता है। मीन्स कोई भी कहानी आपको कही जाती है, चाहे वो हमारे घर में हमारी दादी नानी हमें क्यों ना बताती हो, वो हमेशा सत्य पर आधारित होती है। मीन्स वो आपको ऐसी कहानियां बताएंगे जिनसे आपको कोई शिक्षा मिले, चाहे वो काल्पनिक शक्ति से हो, चाहे वो अनुभव के आधार पर हो, चाहे वो सत्य हो। आपको वो ऐसी ही कहानियां बताएंगे जो कि आपको जीवन मूल्यों पर आधारित हो। सृजनात्मकता, छात्र अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना सीखते हैं। जब भी हम लिखते हैं, सोचते हैं, हमारी सृजनात्मकता का विकास होता है। अब परीक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग कहानी लेखन को 5 से 10 अंक प्राप्त होते हैं। सीबीएसई में जब भी कहानी लेखन कार्य आता है तो वो 5 से 10 अंकों का ही होता है। वो प्रश्न हमारा 5 से 10 नंबर का होता है। जीवन अनुभव, कहानियां अनुभवों को सुरक्षित रखती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। परीक्षा में कहानी लेखन किस प्रकार लिखा जाए, आइए उसे हम विस्तार से जानते हैं। संकेत बिंदुओं पर कहानी लिखी जानी चाहिए। जब भी आपको संकेत बिंदु दिए जाते हैं कहानी में, आप उसी के आधार पर कहानी लिखेंगे। और ध्यान रखेंगे, हर रचनात्मक लेखन में मैंने आपको कहा है कि उसमें शीर्षक होना चाहिए और अंत में उस कहानी से हमें क्या सीख मिली है वो भी अनिवार्य रूप से हमें लिखना चाहिए। चित्र देखकर कहानी लिखिए। तो दिए गए चित्र से प्रेरणा लेकर काल्पनिक कहानी लिखना। जो चित्र आपको दिया गया है, आप उसे देखेंगे, उससे कुछ प्रेरणा लेंगे और फिर काल्पनिक कहानी लिखना शुरू करेंगे। चित्र के सभी पात्रों का उसमें उल्लेख किया जाना चाहिए। अधूरी कहानी पूरी करें। मीन्स ये जो मैं आपको प्रकार बता रही हूं, इसी के आधार पर आपको परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। जैसे संकेत बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखिए, चित्र देखकर कहानी लिखिए, अधूरी कहानी को पूरी कीजिए, शीर्षक देकर कहानी लिखिए और नैतिक सीख पर आधारित कहानी लिखिए। मीन्स कहानी को आप इस तरीके से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जो अलग अलग माध्यम आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अधूरी कहानी पूरी करें। तो कहानी का आरंभ दिया होता है और आगे की घटनाएं हमें स्वयं लिखना होती है। शीर्षक देकर कहानी लिखें तो केवल शीर्षक दिया जाता है और उससे संबंधित पूरी कहानी हमें अपनी कल्पना से ही लिखनी होती है। हम देख लेते हैं कि हमारी कहानी का क्या नाम है, उसे क्या टाइटल दिया गया है, उसी के आधार पर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नैतिक सीख आधारित कहानियां, ऐसी कहानियां जिसको लिखते समय हम एक रूपरेखा बनाएंगे कि क्या लिखना है और उससे हमें सीख क्या मिल रही है, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक निश्चित सीख हमें मिले, इसी पर आधारित कहानी लिखी जानी चाहिए। ये आप देख सकते हैं कहानी के प्रकार स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए टिप्स। आकर्षक शीर्षक दें। शीर्षक संक्षिप्त, सटीक एवं कहानी के मर्म को उजागर करने वाला हो। आप जो कहानी लिख रहे हैं, यदि आपको उसको शीर्षक देना हो तो वो कैसा हो, एकदम सटीक हो और कहानी के अकॉर्डिंग हो। मीन्स कहानी में जो बात छुपी गई है उसको आप उजागर करने के लिए उसे टाइटल जरूर देंगे। पात्र परिचय, कहानी में 2-3 मुख्य पात्र होते हैं, आप उनके नाम लिखेंगे और उनका स्वभाव बताएंगे। जैसे कि
मोहन नाम का एक व्यक्ति है जो बड़ा ही गुस्सैल है, तो मैंने उसका नाम भी बताया और उसका स्वभाव का संक्षिप्त परिचय दिया कि वो कैसा है, गुस्सैल प्रवृत्ति का है। त्रिभाग संरचना, हर कहानी में 3 भाग अवश्य होते हैं। उसका आरंभ कैसा होना चाहिए, उसकी भूमिका, मध्य घटना, मीन्स आप जो उसका मध्य भाग लिख रहे हैं वो कैसा है, यदि उसमें कोई समस्या है तो वो क्लियर दिखनी चाहिए, उसका अंत, और अंत में आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कहानी का अंत लिखते हैं, उसका समापन करते हैं, उसमें कोई समाधान होना चाहिए, उसमें कोई सीख समाज तक जानी चाहिए। इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे। मीन्स जो भी आप लिख रहे हैं वो एक संदेश के माध्यम से लोगों तक जानी चाहिए। शब्द सीमा का आप ध्यान रखेंगे। कक्षा 6 से कक्षा 8 के बच्चे 200 शब्द सीमा तक, और कक्षा 9 से कक्षा 10 के विद्यार्थी जो कहानी लेखन लिखेंगे वो 250 शब्द सीमा के अंतर्गत लिखेंगे। सीमा से बाहर ना जाए, मीन्स बहुत बड़ी कहानी भी ना हो और बहुत छोटी भी ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सीख अवश्य लिखें, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आप कोई कहानी लिखते हैं, आप कोई बात लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, कोई संदेश लिखते हैं, उसमें सीख जरूर जानी चाहिए। आप समाज को उस कहानी के माध्यम से क्या सीख दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, वो जाना बहुत ही जरूरी है, एकदम अनिवार्य है। भाषा एकदम सरल रखें, बहुत ही जटिल, कठिन और क्लिष्ट भाषा का आप प्रयोग नहीं करेंगे। प्रभावपूर्ण भाषा हो और सरल भाषा हो, पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। संकेत बिंदु उसमें जरूर शामिल करेंगे, जो पॉइंट्स होते हैं हमारे, उसको आप उसमें जरूर डालेंगे। तो दिए गए सभी संकेत बिंदुओं का कहानी में उचित स्थान पर उल्लेख करेंगे। जो जो भी संकेत बिंदु आपको दिए जाते हैं आप उसका उल्लेख कहानी में अवश्य करेंगे। स्वच्छ लेखन, बार बार मैं कक्षा कक्ष में भी कहती हूँ विद्यार्थियों को, जब भी आप लिखते हैं एकदम साफ लिखें, सुंदर लिखें, अक्षरों की बनावट ऐसी हो कि देखने वाले पर, पढ़ने वाले पर उसका प्रभाव पड़े। कहानी में भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, हम जो कहानी लिख रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, उसकी उपयोगी शब्दावली हम देखते हैं। जब हम भूतकाल में कहानी लिखते हैं, जो बात बीत गई है उसमें जब हम कहानी लिखते हैं तो आप इन शब्दों से शुरू करेंगे। एक बार की बात है, बहुत समय पहले की बात है, उस दिन की बात है, अचानक, एक बार, इन शब्दों से आप शुरू करेंगे। वहीं जब आप कहानी में सर्वाधिक प्रयोग घटनाएं हो चुकी है, था, थी, थे, गया, आया आदि से शुरू करेंगे। मीन्स आपका जो वाक्य का अंत है वो इन शब्दों से होना चाहिए, और जब भी शुरुआत करेंगे तो भूतकाल से ही करेंगे। पात्र परिचय, जो कहानी हम लिखने जा रहे हैं उसमें कौन कौन है उन पात्रों के नाम आप लिखेंगे। संवाद में प्रयोग है, करता है, जाती है, पात्र, विचार या भावना दर्शाने के लिए किया जाता है। मीन्स संवाद शैली में यदि लिखा जा रहा है तो वो ऐसा हो कि हमें समझ में आ जाए और हमारी भावनाएं भी उसमें प्रदर्शित हो, जैसे खुशी से, दुख से, घबराहट में, साहस के साथ आप लिखेंगे। आप कैसे लिख रहे हैं वो सारी भावनाएं आपकी झलकनी चाहिए। संवाद संकेत, उसने कहा, बोला, पूछा, हंसते हुए बोला, ये सारी चीजें आप उसमें लिखेंगे। योजना, संकल्प या अंत की सीख में करेगा, जाएगा, नहीं करूंगा, इसी चीजों का प्रयोग आप करेंगे। कारण कार्य, इसलिए, अतः, क्योंकि, परिणाम स्वरूप जरूर लिखेंगे। अंत में, अंततः, इस प्रकार, उस दिन से, तो इस कहानी से मुझे
यह सीख मिली। अंततः इस प्रकार इस कहानी से मुझे यह सीख मिली, इस प्रकार से आप उसका समापन करेंगे। एक ही कहानी में काल परिवर्तित ना करें, मीन्स जो कहानी आप लिख रहे हैं भूतकाल में यदि लिख रहे हैं तो वो भूतकाल में ही चलेगी, आप उसको परिवर्तित नहीं करेंगे। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो अंत में आपके लिए होते ही हैं। तो कहानी लेखन में सबसे पहले क्या लिखना आवश्यक होता है? तो सबसे पहले हम उसमें शीर्षक लिखते हैं, किस विषय पर हम कहानी लिखने जा रहे हैं। हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है, अभी आपको बताया, इंदुमती। मुंशी प्रेमचंद को किस उपाधि से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, दोनों का आप ध्यान रखेंगे। कहानी में काल प्रयोग के संदर्भ में सही कथन है, तो पूरी कहानी में एक ही काल चलना चाहिए, आप काल परिवर्तित नहीं करेंगे। सीबीएसई परीक्षा में कक्षा 9 और 10 के लिए कहानी की अनुशंसित शब्द सीमा है 200 से 250 शब्द के बीच में आपको कहानी लिखनी है। कहानी की चरमोत्कर्ष या क्लाइमेक्स किस भाग में आता है? तो जो भी हम कहानी का क्लाइमेक्स जो होता है, जो मेन पार्ट होता है, वो उसका मुख्य भाग, मध्य भाग कहलाता है। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र की कहानियां भली भांति हमने देखी भी है और सुनी भी है। कहानी में संवाद का प्रयोग किस काल में होता है? तो कहानी में संवाद का प्रयोग वर्तमान काल में होता है मुख्यतः। कहानी लेखन में सीख लिखना क्यों आवश्यक है? परीक्षा में अनिवार्य एवं कहानी को उद्देश्यपूर्ण बताने के लिए हमें उसकी सीख लिखना बहुत ही जरूरी होती है। स्वाभाविक सी बात है, जब हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, जब आप सुनते हैं, तो उसमें कोई एक सीख जरूर होती है, तो वो सीख, वो उद्देश्य हमारा पूरा होना चाहिए। हिंदी हब किस विषय को समर्पित यूट्यूब चैनल है? चेतना हिंदी हब। हिंदी हब विद चेतना हिंदी में समाहित है। यहाँ पर आपको उत्तर कुंजी भी दी गई है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे उम्मीद करती हूँ कि आज का जो कहानी लेखन था हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था और आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में नहीं आया, आपके कोई डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तब तक के लिए गुड डे और मिलते हैं अगले टॉपिक की ओर।